1945 क्रिसमस की रात अमेरिका के एक वेस्ट वर्जीनिया में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे आज भी याद किया जाए तो रूह कांप उठती है। जॉर्ज डिसोडर नामी शख्स अपनी वाइफ जेनी डिसोडर और अपने 10 प्यारे मासूम बच्चों के साथ अपने घर में क्रिसमस की जश्न मना रहा था। हर चेहरा खुशी से रोशन था, लेकिन कौन ही जानता था कि इस खुशी के बाद ये हसीन रात एक बुरे सपने में बदलने वाली है। एक ऐसा नाइट मिरर जो आज तक ना सुलझने वाला मुआमा बना हुआ है। कुछ ऐसा होता है कि रात के 1 बज रहे थे और उसी वक्त अचानक ही घर में आग भड़क उठती है। जॉर्ज और जेनी अपने 4 बच्चों को लेकर बाहर भागते हैं और ऊपर सोए हुए 5 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाते हैं। न कभी उनके जिस्म की हड्डियां मिली और ना ही कोई निशानात। क्या वो वाकई ही आग में जल कर राख हो गए या फिर किसी ने उन्हें कहीं गायब कर दिया? क्या ये आग हादसाती तौर पर लगी थी या किसी प्लानिंग से लगाई गई थी? ज़ैन टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। इस मिस्टीरियस वाक़ये ने आज तक पूरी दुनिया को सोच में डाल रखा है, जिसे 75 ईयर्स होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इसकी हकीकत का पता नहीं लग सका। चले इस कहानी को शुरू से लेकर एंड तक समझने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज डिसोडर एक हार्ड वर्कर इटालियन इमिग्रेंटेड था जो इटालियन डिक्टेटर बेनितो मुसोलिनी के सख्त खिलाफ था। यही वजह थी कि वो इटली को छोड़कर अमेरिका में रहने के लिए मजबूर था। इटालियन डिक्टेटर के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोलना उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खौफ नजर नहीं आता था। अमेरिका में वो ट्रकिंग का बिजनेस करता और यूएसए में उसका जाती घर भी था। उसकी वाइफ जेनी एक डेडिकेटेड हाउस वाइफ थी जो अपने बच्चों की परवरिश प्यार और डिसिप्लिन के साथ करती थी। 24 दिसंबर 1945 क्रिसमस की रात इनके बच्चे अपने न्यू खिलौनों के साथ खेल रहे थे। जैसे ही सोने का वक्त होता है, बच्चे ऊपर सोने के लिए चले जाते हैं। रात के 1 बजे जेनी को धुआं महसूस होता है। जब वो देखने जाती है तो मालूम पड़ता है कि किचन में किसी तरह आग लगी हुई है। ये अपने 4 बच्चों को लेकर जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन 5 बच्चे अभी भी ऊपर वाले पोर्शन में फंसे हुए थे। जॉर्ज ने बच्चों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जॉर्ज डिसोडर जब 3rd फ्लोर की विंडो की तरफ गया तो वो देखता है कि उसकी सीढ़ी अपनी जगह पर नहीं है। फिर उसने सोचा कि अपने ट्रक की मदद से विंडो तक पहुंचा जाए, लेकिन जब वो ट्रक में बैठकर इग्निशन ऑन करता है तो ट्रक स्टार्ट नहीं होता। फिर वो दूसरे ट्रक की तरफ जाता है तो दूसरा ट्रक भी काम नहीं करता। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने फौरन फायर डिपार्टमेंट को फोन किया, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। काफी कोशिश के बाद जब फायर फाइटर के चीफ से कांटेक्ट हुआ तो उसके बावजूद भी वो हादसे के 7 घंटों बाद पहुँचे। खास तौर पर जिन हड्डियों में कैल्शियम होता है जैसे कि दांत, वो तो फर्नेस के अंदर भी राख नहीं बनती। तो फिर जॉर्ज के घर में जो आग लगी थी वो क्या इतनी खतरनाक थी कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 बच्चों को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया था। बाद में फोरेंसिक जांच से ये बात कंफर्म हो गई थी। बताया गया कि घर में लगने वाली आग की ड्यूरेशन इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो हड्डियों और दांतों को राख बना दे। ये बात काफी तफ्तीशनाक थी। तब ही इसी रिपोर्ट को सोडर फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट में ये भी बताया कि किचन में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन जॉर्ज डिसोडर का कहना था कि मैंने कुछ ही दिन पहले सारी वायरिंग न्यू करवाई है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें आग लग जाए। डिसोडर ने जब हादसे से पहले के लम्हात को याद करने की कोशिश की तो उसको कुछ ऐसी बातें भी याद आई जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। जॉर्ज को याद आया जब आग लगी थी तो इसने फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए फोन मिलाया तो उसकी तार कटी हुई थी और ये इन्वेस्टिगेशन में भी साबित हुई कि इसकी वायर को बाहर से ही काटा गया था, क्योंकि जब तार टूटती है या काटी जाती है तो उसके किनारे अलग अलग नजर आते हैं। जब तार को काटा जाता है तो उसकी एज स्मूथ होती हैं और जब तोड़ा जाता है तो उसकी एज स्मूथ नहीं होती। और जेनी डिसोडर को याद आता है कि 12:30 पर उनको एक फोन कॉल आता है और सामने से एक औरत जोर जोर से हंस रही थी। जेनी ने रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल कट कर दी थी। अगर 12:30 बजे
से अजीब सी कॉल आती है और 1 बजे केबल कट हो जाती है, तो इसका मतलब है उस फोन कॉल के बाद ही केबल कट की गई थी। देखा जाए तो ये रात अजीब वाकयात से भरी हुई थी। पहले फोन कॉल का आना और आग लगने से कुछ देर पहले जेनी को छत से किसी चीज के गिरने की आवाज आना। जब उसको बाद में किसी चीज की आवाज नहीं आई तो वो साइड चेंज करके सो गई और चंद ही मिनटों बाद आग लग गई। इसके अलावा जॉर्ज जहाँ सीढ़ी रखता था वहाँ पर वो मौजूद नहीं थी। बाद में वो काफी दूर खेतों में पड़ी मिली और जो ट्रक एक दिन पहले बिल्कुल ठीक थे वो अचानक ही रात को कैसे खराब हो जाते हैं। इस सब वाकयात के चलते इनका शक यकीन में बदल गया कि इनके बच्चे मरे नहीं बल्कि किडनैप हुए हैं। लेकिन इतने शोर में इनको कोई लेकर कैसे भाग गया? जब इन्वेस्टिगेशन के जवाबात सवालों के बराबर नहीं थे तो काफी थ्योरीज सामने आने लगी। इन थ्योरीज की कहानी बहुत अजीब थी। इस हादसे से कुछ महीने पहले जॉर्ज के पास एक इंश्योरेंस एजेंट आता है जो इसको इंश्योरेंस लेने पर काफी फोर्स करता है। जब जॉर्ज ने इसकी इस ऑफर से इनकार कर दिया तो ये एजेंट इसको साफ साफ धमकी दे कर गया। इसका एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारे घर पे आग लगेगी। क्या किसी ने इस आग को लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लगाया गया था और इस दौरान ही उन्होंने बच्चों को अगवा कर लिया? दूसरी थ्योरी ये सामने आती है कि जॉर्ज इटालियन डिक्टेटर मुसोलिनी के खिलाफ खुल्लम खुला बयान देना इटालियन माफिया को पसंद नहीं आया और इस वजह से इसको अपना टारगेट बनाया और इसके बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया। इस इंसिडेंट के बाद काफी लोगों ने दावा किया कि इनके बच्चे अलग अलग जगह पर देखे गए हैं। एक औरत ने कहा कि उन्होंने इसके बच्चों को एक होटल में अजीब कपल के साथ देखा और एक रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें एक कार में दूर लेकर जाते हुए देखा गया। जितनी मुंह उतनी बातें। इससे ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि डिसऑर्डर के बच्चे आग में जल कर मरे नहीं बल्कि कहीं गायब हो गए थे। हादसे के 1 साल बाद इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आया था कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी थी, लेकिन दूसरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि आग को जानबूझकर लगाया गया था। उस वक्त एक बस ड्राइवर वहां से गुजर रहा था और उसने देखा कि कुछ लोग फायर बॉल की तरह की कोई चीज वहां पर फेंकते हुए देखे गए हैं। जब कई महीनों बाद जब बर्फ पिघली तो वहां पर गोल से रबड़ जैसे ऑब्जेक्ट को भी देखा गया जिसे पाइनएप्पल बॉम्ब भी कहा जाता है। हादसे से कुछ देर पहले जेनी को छत पर कोई चीज गिरने की आवाज आई और वो शायद पाइनएप्पल बॉम्ब की ही थी। जॉर्ज और जेनी ने अपनी जिंदगी का एक अरसा इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगा दिया। उन्होंने हर पॉसिबल लीड को फॉलो किया और इन लोगों ने एक बिलबोर्ड भी बनवाया और एक बड़े रिवार्ड का वादा भी किया। करीब 3 सालों बाद जेनी को एक लेटर मिलता है जिसमें एक आदमी की तस्वीर होती है जो लुइस डिसऑर्डर के साथ काफी मिलती जुलती है, जिसमें लिखा गया था आई लव ब्रदर फ्रैंकी। इन लोगों ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किया जो इस लेटर को इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन लुइस डिसऑर्डर का कोई अता पता नहीं चला। एक एक करके साल गुजरते गए लेकिन यह मिस्ट्री सुलझ ना सकी। जॉर्ज डिसऑर्डर का इंतकाल 1969 में हुआ। जेनी और उनके जो बच्चे जिंदा बचे थे वो अपने मिसिंग बहन भाइयों का पता लगाने के लिए कोशिश में लगे रहे। जेनी ने जॉर्ज की मौत के बाद घर नहीं छोड़ा। उसने घर के इर्द गिर्द फेंसिंग लगवाई और नए कमरे बनवाए। वो अपनी बची बाकी जिंदगी में वो हमेशा काले कपड़े पहनती थी। 1989 में जेनी की मौत के बाद फैमिली ने वो पुराना और घिसा पीटा बिलबोर्ड उतार दिया। क्या डिसऑर्डर फैमिली के बच्चे किसी हादसे का शिकार हुए थे या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? ये एक ऐसा राज बना हुआ है जो शायद ही कभी सोल्व नहीं हो पाएगा। उम्मीद है मैं आपको सही से समझा सका हूँगा। आपके वक्त का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपके वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।